गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी क्लास के अंदर। कल बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, और पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकाल भी लिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में से कोई टॉपिक अगर आने वाला है, अच्छा टॉपिक बनता है, तो बेटा यही टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के आने के बड़े चांस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, क्योंकि बड़ा टॉपिक और 5 मार्क्स का टॉपिक यही बनता है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक तो और भी निकल जाते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि बना हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर, बीच का डिस्टेंस है 2a, और उसके कारण किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। बीच की सेपरेशन है बेटा 2a। सेंटर मान लेंगे बेटा O, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। हम किसी पॉइंट P पर, जो कि यहां से R डिस्टेंस पर है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। फील्ड तो फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। पहले थ्योरी को लिख लेते हैं थोड़ा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of minus q and plus q charges separate placed at point A and B respectively, such that AB is equal to 2A, such that AB is equal to 2A। ठीक है, O is the center of dipole, OA equal to OB is equal to A। OA और OB कितने बराबर हो जाएंगे? AA। We have to calculate electrostatic potential at point P having distance R from center O of dipole। ठीक है, P पॉइंट पे निकालना है, तो बेटा हमें P पॉइंट का A से डिस्टेंस भी पता होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको आप V से डिनोट करते हैं, किसके बराबर आता है? सोर्स चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, वो R हमें चाहिए, तो हम A से मान लेते हैं R1 डिस्टेंस, लेट कर लेते हैं। B से मान लेते हैं R2 डिस्टेंस। ठीक है, ऑल्सो AP इक्वल टू R1 एंड BP इक्वल टू R2। बट इस R1 और R2 के बारे में हमको पता नहीं है। ठीक है, आप कहोगे कि पता तो R के बारे में भी नहीं है, उसको भी तो लेट किया है। पर देखो बेटा, अगर R की वैल्यू चेंज होगी ना, तो R1 और R2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये फिक्स बात नहीं है।
आर तो चलो एक हमें दी होगी कि इतने मीटर दूरी पर निकाल दो, अब उसके साथ R1 R2 भी चेंज हो जाएंगे, मतलब हमें आंसर में R1 R2 को नहीं रखना। ये बात ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ठीक है। तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज, -Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 बोल देते हैं उसको, कितना आ जाएगा Q। देखो बेटा, पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ -Q है तो हमें -Q ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन में तो कन्वर्ट होगा नहीं वो, तो जैसा निशान है इसके साथ हमें वैसा ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर होती तो हम कह देते कि माइनस अपोजिट डायरेक्शन का हमने हटा दिया, बाय में 4πε0 R1, क्योंकि डिस्टेंस कितना है R1 है। आप पहले AP लिखना चाहो तो AP लिख सकते हो, अगले स्टेप में लिख देना, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज, V2 नाम दे देते हैं उसको, Q/4πε0 dP या Q/4πε0 R2, क्योंकि BP किसके बराबर है, R2 के बराबर है, ठीक है। देन नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, वेक्टर तो है नहीं तो हमें डायरेक्शन रूपशन देखनी नहीं है, नेट पोटेंशियल सीधा दोनों को जोड़ के आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं उधर जाएगा इधर जाएगा तो पोटेंशियल है, ये तो वर्क डन है, ठीक है। डायरेक्शन है नहीं, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और हमने किया भी था, ठीक है। नेट पोटेंशियल डायरेक्ट निकलेगा, नाम दे दो इनको 1 2, इसको 3, यूजिंग 1 2 इन 3 वी गेट, हमें क्या मिला, V इज इक्वल टू Q/4πε0 R1, Q नहीं -Q प्लस Q/4πε0 R2। जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, क्या कॉमन है, Q/4π कॉमन है, पहले प्लस वाले को लिख लेता हूं मैं 1/R2, बाद में लिख लेता हूं 1/R1। क्वेश्चन तो वैसे यहाँ खत्म हो गया, हमने नेट पोटेंशियल निकाल दिया, डायरेक्शन की कोई बात है नहीं, R1 R2 हमने लेट किए हुए हैं, और लेट से काम चलेगा तो नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया जाएगा, सेंटर O दिया जाएगा और डिस्टेंस दिया जाएगा, उस डिस्टेंस के हिसाब से R1 R2 तो चेंज हो जाएंगे। अगर ये डिस्टेंस P यहाँ आ जाए तो R1 R2 दोनों चेंज हो गए, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया R1 R2 दोनों चेंज हो जाएंगे, अगर डिस्टेंस घट गया तब भी R1 R2 चेंज हो जाएंगे, और R1 R2 अगर हमें नहीं दिए होंगे तो हम उसके हिसाब से यहां आंसर नहीं छोड़ सकते, मतलब हमें आंसर चाहिए R की फॉर्म में, हमें चाहिए आंसर सेंटर से डिस्टेंस की फॉर्म में, फिर बनेगी बात, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस की फॉर्म में निकालते हैं फिर आंसर, मतलब R1 और R2 को R के फॉर्म में हमें करना पड़ेगा चेंज, कर देते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं बेटा, फटाफट आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। देखो बेटा, माइनस से प्लस की तरफ होती है डाइपोल की डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ, आर की डायरेक्शन ये है, ये तो सारे स्केलर है सर जी, डायरेक्शन की बात क्यों लेकर आ रहे हो बेटा, जो वेक्टर उनको तो वेक्टर लेके चलना पड़ेगा, पी वेक्टर है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है आर, सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है। तो इस ए मतलब ए ओ और ओपी के बीच में एंगल कहां बनेगा? आप कहोगे जी यहां बनेगा, गलत, यहां बनेगा। समझे बात? क्योंकि हमें डायरेक्शन के बीच में एंगल बनाना होता है। जैसे हमने ट्रायंगल सलाम में किया था 9th क्लास 11th क्लास में, ठीक है। ये देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन ये, आर की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल यहां आएगा। सबसे पहले आप R1 को निकाल देते हैं आर की फॉर्म में। फ्रॉम ट्रायंगल AOB, AOB R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा। ठीक है, हमें R1 का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए R1 अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कोस ऑफ थीटा। बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर डिवाइड, देखो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट के अंदर अंदर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सारे टर्म को आर स्क्वायर से भाग कर देता हूं। कर सकते हैं ऐसा? तो आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2AR कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर, मतलब एक आर कट गया। ए तो पहले ही बहुत छोटा है, आर बड़ा है, ए का स्क्वायर और छोटा, उसको डिवाइड करेंगे बड़े के स्क्वायर से, ये तो नेग्लेक्ट होना चाहिए। ए स्क्वायर एज a is less than r, so a square by r square can be neglected, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो फिर यहाँ पर a by r भी है, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। बट बेटा इसका 2 गुना हो रहा है, साथ में कोस थीटा भी, मल्टीप्लाई में कोई टर्म हो तब नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। सिर्फ हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को। हमारे पास R1 किसके बराबर आ गया? आर अंडर रूट ए प्लस 2A कोस थीटा बाय में आर। हमें R1 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 1/R1 चाहिए। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R और 1/√1 प्लस 2A कोस थीटा बाय आर। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं यहां पर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/R1 1/R 1 प्लस 2A कोस थीटा बाय आर की पावर -1/2। नीचे रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर -1/2। ठीक है, ये ऊपर पावर लगी हुई है बेटा -1/2। थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा तो इधर लिख देते हैं 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2A कोस थीटा बाय आर की पावर -1/2। आपने पढ़ा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, उसका यूज कर लेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस nx क्या बन जाएगा? -1/2 आके कट गया, 2 से 2 बचा क्या? 1/R1 बचा 1/R 1 माइनस 1/2, 1/2 तो कट गया, ए कोस थीटा बाय में आर, ये बच गया। 1/R1 हमने ए और आर की फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है,
अगर रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई नहीं दे रहा तो ये ए कोस थीटा बेटा, ए कोस थीटा सुन के लिख लो, ठीक है। ठीक है भाई, 1/r1 निकाल दिया, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो, अब निकालते हैं R2 को, तो एंगल बनेगा इधर की तरफ, ये थीटा है तो ये कितना बचा 180 माइनस थीटा, ये थीटा है पूरा 180 है तो ये कितना बच गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, इसी में करवा दूंगा। देखो, फ्रॉम ट्रायंगल बीओपी, बड़ा आसान है, इसी की तरह सेम हो जाएगा। 2 कर दिया, एंगल कितना कर दिया 180 माइनस थीटा, 2 कर दिया 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस आगे आ जाएगा, 2 कर दिया माइनस आगे, 2 कर दिया माइनस आगे, 2 कर दिया माइनस 2, यहां माइनस 2, यहां माइनस 2, यहां माइनस 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 प्लस। समझे बात? ना करना चाहो तो सिमिलरली करके लिख सकते हो कि सिमिलरली 1/r2 इज इक्वल टू 1/r1, 1 प्लस वो माइनस का था तो ये प्लस का a cos थीटा बाय r। करना चाहो तो पूरा सेम टू सेम कर सकते हो, ठीक है। R1 वाला समझ में आ गया तो R2 वाला भी आ जाएगा अपने आप ही समझ में। ठीक है भाई बच्चों, यहां तक की बात आ गई समझ, आगे चलते हैं। इसको नाम दे देंगे ए। R1 वाला जो आया था, क्या आया था 1/r1 आया था आपका, 1/r1 माइनस a cos थीटा बाय r, उसको नाम दे देंगे b और इसको नाम दे देंगे c। रब कर देते हैं इसको। यूजिंग b and c in a, v बेटा किसके बराबर आ जाएगा, Q/4πε पड़ा है 1/r2, r2 क्या है 1/r, 1 प्लस a cos थीटा बाय में r, माइनस में 1/r1, मतलब कि 1/r1 माइनस a cos थीटा बाय में r। ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, क्यू बाय में 4πε0। अच्छा 1/r तो कॉमन ही आ रहा है ना, कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 1 प्लस a cos थीटा बाय r माइनस 1 प्लस a cos थीटा बाय r, -1 माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या Q/4πε0 r, एक बार a बाय कोस थीटा बाय r, दो बार a कोस थीटा बाय में r। समझ गए बात? Q इंटू 2a, Q इंटू 2a p कोस थीटा बाय में 4πε, अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। Q इंटू 2a क्या हो गया p/4πε0 r इंटू r स्क्वायर और अपने साथ आ गया कोस थीटा, ये किसके बराबर आ गया v फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जर्नल पॉइंट। हमने एक्सेल और इक्वेटोरियल किया ही नहीं, डायरेक्ट जर्नल पॉइंट ही करना होता है इसको, ठीक है। बट आपसे पूछ ले कि एक्सेल लाइन पे निकाल के बताओ, आपको पता है एक्सेल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। यहां तक का तो हो गया, रब करते हैं इसको। पूछ ले आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन पे बताओ जी। एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं
4 एक्सियल लाइन, angle between r vector and p vector is 0 degree. So v is equal to p by 4 pi epsilon r square cos 0. cos 0 1 कितना आ जाएगा p by 4 pi epsilon r square. ठीक है, इक्वेटोरियल पे पूछ ले, एट इक्वेटोरियल प्लेन आप क्या जानते हो एंगल कितना आएगा 90, एंगल कितना आएगा 90 कोस 90, जीरो जीरो, पोटेंशियल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता पोटेंशियल? क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्स जीरो होगी डाइपोल के कारण, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां नेट इफेक्ट दोनों का लग रहा होता है, माइनस का और प्लस का, दोनों का कारण फोर्स क्या हो जाएगी जीरो। अब फोर्स नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किसको करोगे, जीरो को, वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, पोटेंशियल कितना आएगा, वर्क डन ही तो होता ही है जीरो। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाता है जीरो। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन के ही ऐसे आता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या करना है, ये क्वेश्चन ही करना है यहां तक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। ठीक है, एक बात अगर आप लोगों ने नोटिस की तो वो देख लो, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बट वहीं अगर आप डाइपोल को लेके चलोगे तो फील्ड बेटा क्या आ जाती है, पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2p आ जाएगा वो तो। ठीक है, मतलब कहने की बात ये आर क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाता है आर क्यूब का, एक पावर बढ़ गई। देखो पोटेंशियल में भी जब हमने देखा तो क्या आ गया, पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बढ़ गई एक पावर। ठीक है, तो डाइपोल के लिए क्वेश्चन आए तो आपने डाइपोल के हिसाब से ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताना। क्वेश्चन आता है कई बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वहां ऑप्शन में आर स्क्वायर भी होगा। आपके ध्यान में गोस थ्योरम और बहुत सारे एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या रहेगा आर स्क्वायर, बट डाइपोल के लिए स्पेशली क्या ध्यान रखना है, एक पावर बढ़ जाती है। ऐसे पोटेंशियल आपके ध्यान रहेगा कि पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर किया था, बट डाइपोल के लिए एक पावर बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम इन दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, बुक के अंदर आप लोग को ग्राफ मिल जाएगा, तो वो ग्राफ भी किस तरह से बनता है, जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, यहां डिस्टेंस ले लें, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर या ओरिजिन से, और यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ले लें या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, और जो पोटेंशियल का बनेगा वो ऐसे चलता है। ठीक है,
इस ग्राफ को भी आप लोगों ने ध्यान रख लेना है, बुक के अंदर है ये ग्राफ। इसी के साथ बेटा पोटेंशियल के जो मेन टॉपिक थे आप लोग के वो हो गए बेटा खत्म। ठीक है, इसमें मैंने आपको करवाता हूं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको बड़े ध्यान से समझना है। टॉपिक आएगा हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। इक्वी वर्ड आया बेटा इक्वल से, पोटेंशियल आप जान ही चुके हो वर्क डन से, और सरफेस मतलब कोई भी प्लेन, मतलब ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बेटा क्या है, सेम है। मतलब अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू बेटा क्या आएगी, सेम। ठीक है, सीधी सी डेफिनेशन बना देते हैं। द प्लेन सरफेस over which at every point magnitude of electrostatic potential is same या equal are called equipotential surface। बट अगर आप लोग देखो कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वीए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वीबी, वर्क करना है हमें बी से ए, कोई पॉइंट चार्ज को लेके जाना है, क्या आएगा वीए माइनस वीबी, वी और वीबी बराबर है, वर्क कितना आएगा 0। मतलब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस उन सरफेस को बोला जाएगा जिनके ऊपर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कोई भी वर्क डन हमें ना करना पड़े। और करके लिख देते हैं, और अ प्लेन सरफेस इज said to be equipotential surface if no work is required to done in bringing a unit positive charge या कोई भी चार्ज हो from one point to another point। ठीक है, और तरह से लिखना चाहो डेफिनेशन को, अब प्लेन सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बढ़िया लगे डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों को करना है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और पोटेंशियल है स्केलर। पूरी फिजिक्स के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम एक वेक्टर की स्केलर के साथ रिलेशनशिप निकालेंगे। अब पूरे फिजिक्स में एक ही ऐसा टॉपिक है, ना सिर्फ आपकी +2 की फिजिक्स में, पूरी ही फिजिक्स के अंदर एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें हम किसी वेक्टर की स्केलर के साथ रिलेशनशिप निकालेंगे। तो मतलब ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तो डेफिनेटली पूछा जाएगा और डेफिनेटली पूछा जाता भी है। ठीक है, तो देखो करते हैं हम लोग, रब कर रहा हूं इसको, और ये जो रिलेशन आएगा आने वाले हर एक टॉपिक के अंदर, अगले चैप्टर जितने भी आएंगे हमारे, उनके अंदर जो भी टॉपिक बनेंगे उनके अंदर इसका यूज होगा।
बार बार यूज आएगा इसका, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि स्केलर, ठीक है। मैं बेटा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लेता हूं जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू v है और ये सरफेस है a, मतलब ये बी है। एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस मानता हूं मैं जिसपे इससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। मतलब इस पे क्या हो जाएगी, इस पे तो वी ए होगी, इस पे क्या हो जाएगी, थोड़ी कम ले लो, v माइनस वी, ठीक है। या वी ए में से थोड़ी कम ले लो, वी ए माइनस वी, थोड़ी सी कम उससे, ठीक है। एक पे पोटेंशियल v है, दूसरे पे वी ए माइनस, थोड़ी कम में लेना है तो आप ऐसे ही मान सकते हो। ये ए सरफेस हो गया, ये बी सरफेस हो गया, इस पे पोटेंशियल वी है, इस पे थोड़ा कम है उससे, तो वी माइनस डी वी, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इसके ऊपर सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल है 40, इस पे है 30, ऐसे ले लो, ठीक है। हम किसी चार्ज को परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आर मूव करवाएंगे एक सरफेस से दूसरे पे, ठीक है। ये खुद इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके पूरे के ऊपर वी चार्ज है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज इससे थोड़ा सा कम v माइनस डी है, और डी आर डिस्टेंस हमने ट्रेवल करवाना है, ठीक है। तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from surface A to B। वर्क करना है A टू B यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो डी क्यू, और इसी को हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए बी जाना है तो हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी, पर यूनिट चार्ज ना होता तो यू बी माइनस यू ए लिखते। समझ गए बात, ये क्या आ गया, ई डी आर, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वीपी माइनस पी, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो ई डी आर कोस जीरो ही आएगा, उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू वीबी, वीबी कितना है, वी माइनस डी वी, वी ये कितना है वी, तो ई डी आर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी वी, ई डी आर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी वी के, और ई बेटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। एक वेक्टर का रिलेशनशिप आ गया स्केलर के साथ। हालांकि हम मैग्नीट्यूड ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या था, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और कोस थीटा है तो मैग्नीट्यूड ही, बट ये क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आर ऊपर होता तब हम कह सकते थे कि भी हाँ आर की डायरेक्शन में ई हो जाएगा। अब हम ई की अगर डायरेक्शन लिख भी दें तो सामने कौन पड़ा है, स्केलर, सामने कौन पड़ा है, स्केलर। अब स्केलर की क्या डायरेक्शन लिखो, दोनों तरफ डायरेक्शन लिखनी होती है। अब इधर अगर वेक्टर लगा भी दें तो सामने तो स्केलर ही पड़ा है, वहां तो क्या डायरेक्शन लगा, ठीक है। बट जो हमने किया है उसके हिसाब से हम लोगों ने सही किया, तो रिलेशनशिप तो बनता है, रिलेशनशिप बन रहा है, बट फिर भी, पर क्या रिलेशनशिप बन रहा है, एक वेक्टर का स्केलर के साथ, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई तो फटाफट बताओ भाई स्पीड से, फिर आगे करते हैं। पहले इतनी बात बताओ, डाइपोल वाला समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो बताओ। हाँ भाई समझ तो आ गया, बढ़िया वाला समझ में आ गया क्या,
बाकी तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग को अच्छे से आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हालांकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास के अंदर बहुत फर्क होता है, बट फिर भी आपका फर्क कम करने की बहुत बहुत कोशिश करता हूं मैं। तो जितना करवा रहा हूं बेटा मेहनत के साथ, उतना जरूर कर लेना, ताकि जब भी स्कूल खुले तो हम आगे से स्टार्ट करें काम, पीछे दोबारा ना देखना पड़े, इतना आपका काम खत्म किया हो। ठीक है, अब इसी के साथ मेरी तरफ से करवाने वाले बेटा टॉपिक हो गए खत्म। ठीक है, एक आधा बुक के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा होगा, वो न्यूमेरिकल चेकआउट कर लेना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल होता है बेटा इसका। ई दे रखा होगा, डीबी दे रखा होगा, डीआर पूछ लेगा, डीआर दे रखा होगा, ई दे रखा होगा, बी पूछ लेगा, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो वो चीज आप लोग देख लेना। ठीक है, एक आप लोग को बुक में क्वेश्चन मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। थोड़ा जब टॉपिक को पढ़ के देखोगे, क्या किया हुआ है, पोटेंशियल की मल्टीप्लाई कर रखी है क्यू के साथ। ठीक है, उसको उन्होंने एनर्जी कह दिया, और जो मैंने 4 डेफिनेशन करवाई थी उसमें मैंने आप लोग को ये बात समझा दी थी, एक बार चेकआउट करना। ठीक है, उसके अंदर देखना, फिर उसी के हिसाब से आके दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। इसको थोड़ा सा बुक से रीड आउट करोगे, अपने आप भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं जरूर करवा दूंगा, मुझे बता देना कि सर जी नहीं समझ में आया, आप करवा दो। ठीक है, करवाने वाले टॉपिक मैंने करवा दिए, कहने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आप लोग को करवा दिए। ठीक है, आप लोग देखो बेटा, जब चीजें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है, मतलब जब डी बाय डी टी होता है, तब हम क्या बोलते हैं, रेट। जब हमारे पास डी बाय डी टी होता है, जैसे डिस्टेंस का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, और वो क्या था, वेलोसिटी। डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जब बाय में dt हो तब हम बोलते हैं रेट, और जब बाय में डिस्टेंस हो, dx dr, तब बोला जाता है ग्रेडियंट। ये +1 में भी आपको मैंने बताई हुई है वैसे बात। यहां भी बेटा हमारे पास क्या बढ़कर आ रहा है, डी बाय डी आर ऑफ वी। वी कौन है, पोटेंशियल, पोटेंशियल के साथ क्या लगा हुआ है, ग्रेडियंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहीं आप लोगों को वर्ड मिल जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यही फाइंड आउट